जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए BASSC द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए यानी BSSC इंटर लेवल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज 4 लेकर आया हूं, जो रुक्मणी प्रकाशन से है, जो वॉल्यूम 1 से है, जो बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आगामी BSSC की सभी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सवाल दिया हुआ है। चलिए टेस्ट सीरीज 4 पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। पहला सवाल है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 165। ठीक है, अनुच्छेद 165। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता है और महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 177 ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 177 जो होता है महाधिवक्ता के विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान की बात करता है। और अनुच्छेद 161 जो है ये क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण यानी उसको छोटा करने की राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में उपबंध करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप 2 नंबर देख सकते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया है। देखिए लोकसभा का कार्यकाल एक मात्र 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी एक बार। ऑप्शन ए। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 ईस्वी में हुआ था और 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन जो किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। इसको याद रखिएगा, लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने पर। और MM पुंछी आयोग 2007 में केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। ठीक है। और कावेरी नदी जल विवाद पर संसद द्वारा प्राधिकरण की स्थापना किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद पर प्राधिकरण गठन करने का अधिकार संसद को दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये कावेरी विवाद था, ये आपका बाबरी मस्जिद विवाद था और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतन भी, इसको भी मैंने आपको बताया और इसका राइट आंसर बी नंबर जो है उसको भी मैंने आपको बताया। चलिए एक एक प्रश्न जो है उसका 4 से 5 से 10 क्वेश्चन उसमें बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, इसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, 210 रुपये में ये किताब आता है, इसको आप लोग जरूर खरीदिएगा। चलिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो है वो है आय की असमानता। ठीक है ना। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय से कम को निर्धनता रेखा मानता है। चलिए आगे देखते हैं। उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। चलिए 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, किसके बाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1966। 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों यानी विशेषता गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी और हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 से ईस्वी से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल है
कि पद यानी फोर्थ स्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये पद यानी फोर्थ स्टेट से जो है संबंधित है वो प्रेस से संबंधित है। किससे? प्रेस से, ऑप्शन डी से। चलिए, लोकतंत्र का 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, जबकि चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के जो अनुच्छेद जो है 19(1) में निहित है। और विधायिका का कार्य विधि बनाना होता है, कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यान्वयन करता है, और न्यायपालिका यह देखता है कि कानून जो बनाया गया है वह संविधान सम्मत है या नहीं। और प्रेस जो है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों से जनता को अवगत कराता है तथा जनमत तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो देखिए, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उसको खेतिहर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। IST तथा GMT में समयांतराल कितना है? देखिए, IST और GST में समयांतराल 5.5 घंटे का है। ठीक है, कितना है? 5.5 घंटे का। IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और GST का होता है ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गोलकनाथ का मामला में। गोलकनाथ का मामला में थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामलों में मौलिक अधिकारों को प्रमुखता राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं कर सकता है। प्रस्तावना में भी संविधान करने का अधिकार संसद को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसको मैं डिटेल में और थोड़ा बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। चलिए एक मिनट, हाँ। चलिए, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब का शेर के रूप में तो देखिए, पंजाब का जो शेर होता है उस कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। किसके द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वां संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 42वां संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर जोड़ा गया और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। चलिए 13 नंबर सवाल कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो देखिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो भारत का नागरिक होना, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या होगा? देखिए, या एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो या एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो है ये अनिवार्य अर्हता नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान दिया गया है, इसको याद रखिएगा। चलिए आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास कहाँ था? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में स्थायी आवास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें डैश पर है, किस पर है? तो उपनिषद पुस्तकें जो है दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन। उपनिषद की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। और जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, गुरु के पास शिष्य का बैठना भी उपनिषद होता है। चलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेसेट जो है किस देश की संसद का नाम नेसेट है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल देश की संसद को नेसेट कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि मंगोलिया का जो संसद है उसका नाम खुराल है, ताइवान का संसद को उआन कहते हैं, स्पेन के संसद को कोर्टेंस कहते हैं, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत और इजराइल के संसद को नेसेट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का भारतीय संसद, जातीय संसद, बांग्लादेश का जातीय संसद, जापान का डायट और श्रीलंका का डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। साथ ही आपको ये कमेंट करना है कि भारत के संसद को क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थितिक विकास प्रारंभ हो। टेक ऑफ मॉडल 1950 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट विटमैन रोस्टोव द्वारा प्रकाशित किया गया। यह मॉडल बताता है कि आर्थिक विकास 5 बुनियादी चरणों में होता है। टेक ऑफ अवस्था आर्थिक विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। 1 मिनट छोटा कर देते हैं थोड़ा, हाँ बड़ा करते हैं थोड़ा सा। उपरोक्त में से सभी यानी सभी कथन जो है सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप पूरा। टेस्ट सीरीज 4 लेकर मैं चल रहा हूं अभी रुक्मणी प्रकाशन से। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल है कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? तो देखिए यूरोप और अफ्रीका को आपका जिब्राल्टर जनसंधि पृथक करती है। जिब्राल्टर जनसंधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। चलिए इसमें बेरिंग जल संधि जो है ये आपका बेरिंग सागर है वो चुक्सी सागर को जोड़ती है तथा अलास्का तथा रूस को अलग करती है। ठीक है, और पाक जल संधि को के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है तथा भारत श्रीलंका को अलग करती है। चलिए महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 753 ईस्वी, दंती दुर्ग ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तीर्थ और अमोदवर्ष, कृष्णा 2, इंद्र 2 एवं कृष्ण 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानगंज यानी बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई? किस काल की प्रतिमा मानी गई है ये? तो ये आपका ऑप्शन डू नहीं होगा, डी होगा, गुप्त काल। ठीक है, सुल्तानगंज में जो प्रतिमा खोजी गई वो गुप्त काल की है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे जो नाम है वो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें श्रमिकों को किसी विशेष अवधि में कार्य मिलता है और बाद में कुछ समय के लिए बैठना पड़ता है। चलिए, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल है लोथल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो देखिए, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो था आपका हुमायूं। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए कि हुमायूं ने ही आपका गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त किया था। दांत का मंदिर कहाँ है? तो दांत का मंदिर श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। श्री दलदा मालगीव या पवित्र दांत अवशेष की मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? देखिए, हुनों का आक्रमण का जो सामना करना पड़ा वो था आपका गुप्त वंश के शासकों को। ठीक है, उन्होंने 455 ईस्वी में, कब? 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया, जिन्हें तत्कालीन गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर खदेड़ दिया। और हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो देखिए, इसका जो आंसर था है वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, शायद मैंने आपको एक सवाल पीछे छोड़ दिया। हाँ, 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था आपका डेनिन फ्रांसिस को। ठीक है, और ये महासभा 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। चलिए 32 नंबर सवाल कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में उपस्थित हुए थे। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। ठीक है, चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था 1972 में। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। और 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखिएगा, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और 1971 में आपका बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो लड़ाई में समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवंडी किससे संबंध पवित्र स्थान है? तलवंडी, तो देखिए, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है ये आपका सिख धर्म, ठीक है, यानी गुरु नानक देव, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो देखिए, ये जो आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। इसका राइट मैं कहाँ आ गया, 51 नंबर कैसे आ गया इधर? अच्छा, इधर मैंने नहीं बताया आपको, सॉरी, इधर मुझे बताना है। आ जाओ आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जरूरी है ताकि दिमाग फ्रेश रहे। हाँ, तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपका ऑप्शन ए, ठीक है, बॉम्बे में। 1875 ईस्वी में बॉम्बे में स्वामी
दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो है आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 92,000,000 किलोमीटर स्क्वायर है। अब आप कमेंट करके बताएं कि इसको क्या पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? भारत की संसद का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, भारत की संसद का भाग नहीं है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद भारत की संसद का भाग नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। बाद में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? बाद में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चलिए, जो 388 AD में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह III की हत्या कर दी थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए आगे देखते हैं। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। सूरत, ठीक है, कौन था? जहांगीर। अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी, याद रखिएगा। चलिए, स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक है, चलिए 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सौरव गांगुली को। ठीक है, बंधन बैंक त्रिपुरा पर्यटन के में सौरव गांगुली को बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में संजय दत्त को, चुनाव आयोग का सचिन तेंदुलकर को और राष्ट्रीय आइकन घोषित करके, और यूनिसेफ इंडिया में आयुष्मान खुराना को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्हों में डैश शामिल है? क्या शामिल है रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्हों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ताड़ का वृक्ष। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 21 मार्च को। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में आपका शीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए, दक्षिणी अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काराकास। चलिए, कुछ मैं बता दूं आपको कि पेरू की राजधानी है आपका लीमा, याद रखिएगा। और एक्वाडोर जो है, एक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। और काराकास जो है वेनेजुएला की राजधानी है। और जॉर्ज टाउन गुआना की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित छत्री को। ठीक है, अमित छत्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ जल के रूप में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी, जलरागी कोलाइड। ठीक है, जलरागी कोलाइड जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है। इसको इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र गति के लिए किस वस्तु पर कोई बल लगाया गया? अधिबल किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, अधिबल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, या वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया तो अधिबल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, और बल यानी F बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। चलिए, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? देखिए इस अबिंदुकता को जो होता है उसको दूर करने के लिए सिलेंड्री लेंस यानी बेलन लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म भी कर सकते हैं। इस दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज दिशा में रखी गई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में रखी वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और अबिंदुकता का मुख्य कारण होता है कॉर्निया का ठीक तरह से गोलाकार नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके बीच की दूरी का वर्ग डी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? डी स्क्वायर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर जी एम एम, देखिए F बराबर होता है जी एम एम बाय डी स्क्वायर, जहाँ जी जो होता है सार्वत्रिक नियतांक होता है और बड़ा एम जो होता है, ठीक है बड़ा एम जो होता है और छोटा एम दो अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं। ठीक है, और डी जो होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होती है। पहले तापयानिक, एक मिनट आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए पहले तापयानिक बलों का आविष्कार किया था। तापयानिक बलों का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो देखिए तापयानिक बल का आविष्कार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन ने। ठीक है, पहले तापयानिक का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। कुछ मैं आविष्कार बता देता हूं, जैसे गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने किया था, टाइप मशीन का सोल्ज ने, लिफ्ट का एफजी ओटिस ने, ट्रांसफार्मर का फेराडे ने, थर्मस फ्लास्क का डिवोर ने, लेंस कैमरा का जिन्स ने और टायर का डनलप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तो इसको करते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में कुछ मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे पोमोलॉजी जो होता है, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो होता है हड्डियों से संबंधित विज्ञान। ठीक है, और सिस्मोलॉजी होता है भूकंपों से संबंधित विज्ञान, और डेंड्रोलॉजी जो होता है वो होता है आपका वृक्ष में झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। और लिम्नोलॉजी जो होता है वो होता है झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन। और फाइटोजियोग्राफी जो होता है पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन। और स्पर्मोलॉजी जो होता है वो बीजों का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। और इसमें आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एथिल फॉर्मेट। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है आपका ऑप्शन ए, एनाटॉमी। ठीक है, चलिए। और ऑर्थोलॉजी जो होता है, ऑर्थोलॉजी में जो होता है वो होता है जोड़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। चलिए, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो देखिए सबसे तीव्र गति से जो बीमारी फैलेगी वो प्लेग हो जाएगा। प्लेग बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। प्लेग यह रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है। यह रोग सर्वप्रथम चीन में देखा गया था। ठीक है, एक चीज कुछ आपका जो अध्ययन का विषय है उसको मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी जो होता है, एंथोलॉजी होता है आपका पुष्पों का अध्ययन। ऑर्थोलॉजी मैंने आपको बताया जोड़ों का अध्ययन। ठीक है, और स्प्रेनोलॉजी के बारे में, और जियोडेसी और जिनोकोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए,
कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, मैंने बता दिया। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, क्या होता है? तो देखिए स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया जो होता है ये इसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है। और इसमें संग प्लेटी हेल्मिंथिस के जीवों प्लेनेरिया और टीनिया सिस्टोमोसा फेसियोला आदि हैं, याद रखिएगा। चलिए, अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन है? तो अक्षमा रोग पैदा करने वाला जो कारक है वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, मैंने आपको ये नहीं बताया है 61 में। चलिए 62 बता के फिर मैं 61 बताता हूँ। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक ऑप्शन बी, एस्परजिलेसस। नींद न आने के कारण प्रयुक्त डॉक्टर शब्द सॉरी ये गलत मैं बता रहा हूँ। इसका जो क्वेश्चन है वो आंसर मैंने आपको बताया एस्परजिलस। वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़ा सा मुंह थक जाता है बोलते बोलते। चलिए, नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इंसोमनिया। चलिए, या इंसोमेनिया भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ल्यूकीमिया। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए कि रुधिर कैंसर को ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एनीमिया जो होता है खून की कमी के कारण होता है। और आपका सार्कोमा हड्डी का कैंसर होता है। लिम्फोमा जो होता है, लिम्फोमा होता है आपका लिम्फोसाइट का कैंसर, मैं कैंसर के बारे में बता रहा हूँ। मिलेनोमा जो होता है, मिलेनोमा होता है आपका त्वचा का कैंसर। और माइलोमा होता है प्लाज्मा सेल का कैंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें इसकी मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिचालक वे तत्व हैं, कौन से तत्व हैं अतिचालक? तो अतिचालक जो है वो जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। चलिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 200 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसमें सूत्र क्या होता है वो जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ये जो आवृत्ति है और तरंग दैर्घ्य, यानी आपको निकालना है क्या? तो ध्वनि तरंग की चाल। जब ध्वनि तरंग की चाल निकालेंगे तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य को गुना कर देंगे, तो 50 गुना 4 कर दिए तो कितना आ गया? 200 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, शरीर के मध्य में। ठीक है, और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है तो वह गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है, इसको याद रखिएगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? देखिए रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 होता है। क्या होता है? Mg, ठीक है, OH ब्रैकेट होता है, उसके बाद 2 होता है, फिर इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए, मैग्नीलियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीलियम किसका मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का याद रखिएगा। चलिए, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है, जो, ठीक है, किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, परितारिका यानी आइरिस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, LINAK। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल आपके लिए कि वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये आंसर आपको कमेंट करना है। और आज का ये BSSC एग्जाम टेस्ट सीरीज
वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज 4 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।